तो जो तुम लोगों को हेडिंग दिख रही है वो हेडिंग क्या है? जर्नल एंट्री। अब तुम लोग ये सोचो जर्नल एंट्री भी है क्या एचएससी के सिलेबस में? दीदी ने जो वीडियो बनाया उसमें तो था ही नहीं। तो क्या न्यू आया है? क्या ये भी आने वाला है? इस पे भी मार्क्स मिलेगा? कोई चेंजेस हुआ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो खाली इसलिए बनाया जा रहा है कि तुम लोग का जो बेसिक है वो स्ट्रांग हो जाए। अगर बेसिक स्ट्रांग होगा तो हर एक सम करने में, उसे समझने में आसानी होगी। तो अपन यहाँ पे देखते हैं जनरल एंट्री क्या होता है। मुझसे ज्यादा अच्छा तुम लोग को पता हो कि तुम लोग ने अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि मैंने पढ़ा था इसलिए तुम लोग अच्छे से समझा होगा, वो बात अलग है। तो जनरल एंट्री होता क्या है? जनरल एंट्री अगर सिंपली बोला जाए तो रिकॉर्डिंग है। किस चीज की? जनरल एंट्री रिकॉर्डिंग है फिनेंशियल ट्रांजेक्शन की। हम फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखते इसी वजह से, इसीलिए ताकि ये किसी के लिए भी डिफिकल्ट है उसे याद रखना। समझो कि मेरा कोई बिजनेस है और हर रोज एक ट्रांजैक्शन ही हो रहा है। एक पर्टिकुलर कंज्यूमर है, उसे ही मैं गुड्स बेचता हूँ और किसी को नहीं बेचता, तो शायद वहां पर जनरल एंट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। मीन्स आएगा, हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा वहां पर भी, पर उतनी वहां पर जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही कस्टमर है। पर बिजनेस बहुत लास्ट उससे बढ़ चुका है, डेवलप होते जा रहा है और कस्टमर्स भी बढ़ते जा रहे हैं बिजनेस में। जहाँ पर एक था अभी 100 कस्टमर्स हो गए। तो अभी यहाँ पर नीड अराइज हुई कि मुझे सबका अकाउंटिंग करना पड़ेगा, सबके साथ जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर रिकॉर्ड नहीं करता हूँ तो मैं कंप्यूटर नहीं हूँ, मैं इंसान ही हूँ, मुझे इतने सारे ट्रांजेक्शन याद नहीं रहेंगे। आपको याद रहेगा? नहीं रह सकते, बराबर ना? तो इसीलिए अपन क्या करते थे, रिकॉर्डिंग करते थे। और ये अकाउंटिंग का पहला स्टेप भी है, बराबर। तो पहले अपन रीड कर लेते हैं होता क्या, अपन को नॉलेज तो है क्या होता है ना? अपन समझेंगे भी कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, वो सब यहाँ पे ये वीडियो में समझेंगे। Analyzing transaction, recording them as journal entry is a first step in the accounting cycle. किसी भी ट्रांजैक्शन को समझना और उसे रिकॉर्ड करना, ये जनरल एंट्री का पहला स्टेप है, अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप है। जैसे अगर एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे कि शुभम सोल्ड गुड्स टू विकी। शुभम ने गुड्स बेचा विकी को। तो मैं पहले यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पे समझूंगा यहाँ पर हुआ क्या है। तो यहाँ पर हुआ है सेल्स, बराबर। तो सेल्स हुआ है, तो सेल्स पैसों के उस पे हुआ है कि उधारी में हुआ है? चलो समझो उधारी में शुभम ने विकी को गुड्स बेचा, ट्रांजैक्शन हुआ। तो उधारी पे बेचा, क्या पैसा नहीं लेगा? लेगा ना यार। पैसा इन्वॉल्व हुआ मीन्स अभी नहीं हो रहा, पर बाद में तो होगा ना पैसा इन्वॉल्व। तो यहाँ पे फिनांस आया ना, मीन्स फिनेंशियल ट्रांजैक्शन आया। तो इसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे पैसों का लेन देन होगा, अभी नहीं हो रहा पर बाद में होगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या देखूंगा कि वो ट्रांजैक्शन है क्या नहीं। जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन, उसे पहले समझूंगा और उसी का रिकॉर्डिंग करूंगा। रिकॉर्डिंग को ही बोलते हैं जनरल एंट्री। रिकॉर्डिंग मतलब कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग करना मीन्स उसे लिख के रखना, समझा? ये पहला स्टेप होता है। It begins at the start of an accounting period and continues throughout the period. जैसे कि आज पहली तारीख है मीन्स आज 1 अप्रैल है। जैसे कि अपन को पता है अपना अकाउंटिंग पीरियड कब चालू होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो जब 1 अप्रैल को मैंने न्यू ईयर के दिन, मीन्स अपने लिए जो न्यू ईयर होता है 1 अप्रैल, उस दिन सामान बेचा और उस दिन रिकॉर्डिंग चालू किया। तो जो रिकॉर्डिंग 1 अप्रैल को चालू हुई है वो 31 मार्च तक जाएगी। क्यों जाएगी? इसीलिए जाएगी क्योंकि जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन है उस दिन तक चलेंगे, बराबर। तो वही यहाँ पर लिखा है कि जो स्टार्टिंग से कंटिन्यू होती है अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट तक चलती है। अकाउंटिंग पीरियड मीन्स 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। Transaction analysis is a process that determines whether a particular business event has an economic effect on the asset, liability or equity of the business. ट्रांजैक्शन एनालिसिस, ट्रांजैक्शन को समझना, उसे स्टडी करना,
ये एक प्रोसेस है। इसे प्रोसेस जेड डेटा माइंस जो पता करती है वेदर ए पर्टिकुलर बिजनेस इवेंट एन इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन असेट लायबिलिटी और इक्विटी ऑफ द बिजनेस। क्या एक पर्टिकुलर इवेंट से किसी बिजनेस के असेट लायबिलिटी या इक्विटी पे असर आ रहा है या नहीं, उसे हम स्टडी करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर एंट्री आनी चाहिए या नहीं। तो समझो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने गुड्स बेचा, तो गुड्स बेचने पे मुझे क्या मिलेगा? सीधी सी बात है, मुझे इनकम मिलेगी। तो इनकम मेरे लिए असेट हुआ, मीन्स जो कैश मुझे मिलने वाला है वो मेरे लिए असेट हुआ। तो असेट यहाँ पर बढ़ा। वैसे ही मैंने किसी और से उधारी पे सामान खरीदा, तो यहाँ पर भी पैसे का लेन देन होगा, पर यहाँ पर मैंने उधारी खरीदा। तो उधारी खरीदने से यहाँ पर क्या हुआ, जो मेरी लायबिलिटी था वो बढ़ गया। तो हम ट्रांजेक्शन को एनालाइज करते, पता करते, मीन्स डेटा माइन करते कि उस पर्टिकुलर इवेंट से, उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से क्या इफेक्ट आएगा हमारी एसेट लायबिलिटी या फिर बिजनेस पे। इट इन्वॉल्व्स ascertaining the magnitude of the transaction, means currency value। कितना करेंसी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है उस चीज की, समझा? आफ्टर एनालाइजिंग ट्रांजेक्शन, तो हम ट्रांजेक्शन को समझ लेते हैं। हाँ, शुभम ने क्या किया था? गुड्स सोल्ड किया था, बराबर। किसको? विकी को सोल्ड किया था। हमने समझ लिया कि हाँ, क्या यहाँ पे लेन देन क्या हुई, हमने क्या समझा? शुभम ने गुड्स बेचा और विक्की ने समझो कैश दिया, उधारी नहीं, कैश मुझे दे दिया, तुरंत दे दिया। विक्की उधारी वाला काम नहीं करता, अभी सुधर गया। तो मैंने उसे गुड्स बेचा और उसने मुझे कैश दे दिया, समझा यहाँ तक? तो हमने क्या किया? ट्रांजेक्शन को एनालाइज किया। उसके बाद हम क्या करते, ये देखते कि कौन से अकाउंट्स वहां पर इन्वॉल्व है और कौन सी चीज पे इफेक्ट आने वाला है। जैसे मैंने सेल्स किया, तो जो मेरी इनकम थी सेल्स, एक तो वो हो गई पहली चीज सेल्स, और दूसरी चीज ट्रांजेक्शन में मुझे क्या दिखी? कैश। मुझे सेल्स करने पे कैश मिलने वाला है। तो हम पहले ट्रांजेक्शन को समझते कि सेल्स हुआ था, बराबर, पैसों के लिए हुआ था। तो मुझे ट्रांजेक्शन समझने के बाद दो चीज पता करनी होती कोई भी जर्नल एंट्री में, कोई भी ट्रांजेक्शन में, क्या दो चीज है क्या? पहली चीज यहाँ पर सेल्स है और दूसरी चीज कैश है जो मुझे मिलने वाला है। मीन्स दो चीज का लेन देन हो रहा है, बराबर। दो चीज हमेशा आएगी ही आएगी, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। अब डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, हम यही वीडियो में आगे देखेंगे। आज तक तुम लोग को पता है डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या? हाँ, जो एफवाई जैसे में यही क्लासेस में थे उन्हें पता होगा, पर जो न्यू स्टूडेंट्स है उनके लिए जानना थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये लिखा है, आफ्टर एनालाइजिंग ट्रांजेक्शन अकाउंटेंट क्लासीफाई, मीन्स वो क्लासीफाई करता है, वो देखता है, वो पहचानता है कि कौन सा अकाउंट वहां पर इन्वॉल्व है, उसका इकोनॉमिक इफेक्ट क्या हुआ है। जैसे कि अगर मैं कहूँ मैंने सेल्स किया तो मेरी इनकम बढ़ी, तो एक इकोनॉमिक इफेक्ट था। मैंने सेल्स किया, सेल्स करने के बाद मेरे पास कैश आ रहा है, तो ये भी एक इकोनॉमिक इफेक्ट ही है। इकोनॉमिक मीन्स जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व हो जाए वही इकोनॉमिक होता है। तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, डेबिट क्रेडिट का रूल अप्लाई करते हैं। हम आगे अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। इतना समझा अभी के लिए। तो आगे क्या लिखा है, फ्रीक्वेंट जर्नल एंट्रीज आर यूजुअली रिकॉर्डेड इन स्पेशलाइज्ड जर्नल्स, फॉर एग्जांपल सेल्स जर्नल एंड परचेज जर्नल। ये जो जर्नल एंट्री होती है वो कई ऐसी जर्नल एंट्री जो स्पेशलाइज है, मीन्स वो खाली उसी चीज के लिए यूज होती है। जैसे कि जब हम सेल्स जर्नल की एंट्री पास करते हैं, फिर जब परचेज जर्नल की एंट्री पास करते हैं, तब कुछ कुछ जर्नल एंट्रीज ऐसी होती है। और जो बाकी की जो जर्नल एंट्रीज होती है वो जनरल होता है, मीन्स यहाँ पर कुछ एंट्री स्पेशलाइज होती है और कुछ जनरल होता है। कॉमन, जनरल होता है, कॉमन होता है, समझा? इतना अपन रूल्स देखेंगे अच्छे से समझिए, अपन को टेंशन नहीं लेना है। मैं खाली इतना बता रहा था कि रिकॉर्डिंग कैसे करते और हमें क्या समझना है। अपन जब कुछ भी सम सॉल्व करेंगे ना आगे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा।
तो अपन ने FYJC में क्या पढ़ा था, जिन्होंने क्लासेस नहीं लिया था या फिर जिन्होंने क्लासेस लिया था, तो उन्होंने क्या समझा था कि जब हम जर्नल एंट्री हमारे दिमाग में ठूसा गया FYJC में, तो हमें कौन सा रूल सिखाया गया, हमें सिखाया गया गोल्डन रूल, जिसे हम अप्लाई करके जर्नल एंट्री पास करते थे। तो गोल्डन रूल था क्या? गोल्डन रूल ये था कि हमें 3 रूल रट्टा मरवा दिए गए, 3 रूल रट्टा मरवा दिए गए, और वो 3 रूल थे, अगर हम रियल अकाउंट की बात करें, रियल अकाउंट का मतलब होता है असेट या फिर प्रॉपर्टी। तो हमें रट्टा मरवा दिया गया, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। हमें रट्टा मरवाया, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट मीन जहां पर नाम इन्वॉल्व हो जाए वो पर्सनल अकाउंट, कोई पर्सन इन्वॉल्व हो जाए वो पर्सनल अकाउंट। तो हमें यहाँ पर क्या रट्टा मरवाया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं बताया। और गोल्डन रूल में तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो कि तुम्हें कुछ लॉजिक मिले। इसीलिए जो गोल्डन रूल था वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, उसे ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं थे, ज़्यादा फंडामेंटल रूल्स अप्लाई नहीं होते थे। इसी वजह से मैंने और हमने, हमारी क्लासेस ने जो बच्चों को पढ़ाया था वो मॉडर्न रूल के हिसाब से पढ़ाया था, जो हर जगह एप्लीकेबल हो सके, जो हर जगह एप्लीकेबल हो सके। मैं गोल्डन रूल वापस से नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ चुका है और ये रिलेवेंट नहीं है, इसका यूज अपन नहीं करेंगे पूरे SYGC के सिलेबस में। जो भी हम सम सॉल्व करेंगे कहीं पर भी हम गोल्डन रूल का यूज नहीं करने वाले हम, तो फिर हम किसका यूज करने वाले, हम यूज करने वाले मॉडर्न रूल का। कहीं ना कहीं तुम लोग ये मानते हो ना, कोई एक टेक्नोलॉजी फेल हुई है तभी दूसरे टेक्नोलॉजी को आने की जरूरत पड़ी है। अगर टाटा स्काई, एयरटेल ये सब फेल हुए, क्यों फेल हुए, बारिश के मौसम में नेटवर्क चला जाता है, तो उसको बैकअप करने के लिए उससे अच्छा क्या आया, केबल नेटवर्क, जो बारिश में भी बना रहता है। तो एक टेक्नोलॉजी जब खराब होती तो उसको बैकअप के लिए उससे अच्छी टेक्नोलॉजी आती। तो वैसे ही जब गोल्डन रूल काम नहीं आ रहा था कुछ कुछ जगहों पे, तो मॉडर्न रूल का कॉन्सेप्ट आया। तो मॉडर्न रूल हमें क्या बोलता है, हमें क्या समझाता है? अच्छा मुझे ये बताओ, मॉडर्न रूल पे हम जाएंगे, कोई घाई नहीं है, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा बनने वाला भी नहीं है, शॉर्ट में ही रहेगा। पर मुझे ये बताओ कि तुम डेबिट का मतलब क्या समझते हो, डेबिट क्या होता है? अपन ने एंट्री पास किया 11th में कि समझो शुभम सोल्ड गुड्स टू विक्की ऑन क्रेडिट, तो विक्की अकाउंट डेबिट टू सेल्स, विक्की को डेबिट कर दिया, और क्या किया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। पर क्यों? डेबिट द रिसीव हुआ, विक्की को गुड्स मिल रहा था इसलिए डेबिट किया, ऐसा थोड़ी होता है यार। क्यों किया, उसको गुड्स मिला था इसीलिए। इससे क्या समझ क्या रहे तुम लोग, कुछ समझ रहा है कि वो उसको गुड्स मिला था इसलिए, उसको गुड्स मिला तो अपन को क्या फायदा, अपन क्यों जाने कि उसको गुड्स मिलता है। तो इससे अपन को क्या समझेगा, अपन अकाउंट्स बनाते क्यों है, अपन को समझने के लिए क्या सामने वाले को समझने के लिए, खुद को समझे इसलिए ना। तो उसको गुड्स मिला तो अपन को क्या फायदा, अपन को क्या समझने वाला है, कुछ नहीं समझेगा। समझ रहे हो क्या नहीं? तो इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट आया मॉडर्न रूल का। तो मॉडर्न रूल के कॉन्सेप्ट से जाने के पहले अपन ये देखते हैं कि डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है। चलो देखते हैं। डेबिट मीन्स द थिंग्स विच आर ओन्ड, मीन्स जिस पे हमारा हक हो, और जिस चीज पे हमारा हक होता है उससे हमें फायदा भी होता है। जिस पे हमारा हक होता है उससे हमें फायदा भी होता है, और जो चीज हमारी होती है उस पर हमारा राइट भी होता है, हक भी होता है। समझ रहे हो कुछ? तो डेबिट मतलब अगर इंग्लिश में समझा जाए, द थिंग्स विच आर ओन्ड, मीन्स जो चीज पर हमारा हक है, अधिकार है, फायदा है, जिस चीज से हमें फायदा होने वाला है वो डेबिट होता है। तो क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट मतलब द थिंग्स विच आर लोन्ड। अगर मैं कहूँ कि मैंने गुड्स क्रेडिट पे बेचा, तो क्रेडिट मतलब होता है उधार पे बेचा, तो क्रेडिट का मतलब होता है उधार। समझा? द थिंग्स विच आर लोन्ड।
जो उधार पे चीजें दी गई हो वो क्रेडिट होता है इसका मतलब। द थिंग्स विच आर लोन। डेबिट का मतलब क्या देखा अपन ने, द थिंग्स विच आर ओन्ड, मतलब जो चीजें, द थिंग्स विच आर ओन, जिस चीज पर हमारा हक है और जिस चीज पर हम मीन्स हमें कर्ज है, जो हमारे लिए उधार है, वो चीज क्रेडिट होता है, उसका अंदर क्रेडिट होता है, समझा, द थिंग्स विच आर लोन। अब अब तुम लोग के दिमाग में एक कभी भी क्वेश्चन आया कि असेट को डेबिट ही क्यों करते हैं, एक्सपेंस को डेबिट ही क्यों करते हैं? अरे रूल पढ़ाना यार, यही आया होगा ना सर, रूल तो है ना वो भैया, रूल तो है ना वो गोल्डन रूल जो हम लोग को पढ़ाया था। गोल्डन रूल में लिखा तो था साफ साफ कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। पर क्यों, वो लिखा भी क्यों था? कभी दिमाग में आया या फिर टीचर ने कभी बताया? हाँ, बहुत कम जन को ये नॉलेज है और बहुतों को नॉलेज होती भी पर वो बताना नहीं चाहते, समझ रहे हो कुछ? तो ये होता क्यों है? डेबिट हमेशा मीन्स एक्सपेंस हमेशा डेबिट क्यों होता है, असेट्स हमेशा डेबिट क्यों होता है, इनकम को हम क्रेडिट ही क्यों करते हैं, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट ही क्यों होता है? कभी दिमाग में नहीं आया? अब से आएगा, और अब से आंसर भी पता अगर आएगा तो डाउट। जो हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे ना, तुम अपने दोस्तों के साथ साइन ऑफ कर सकते हो, मीन्स क्या बोलते हो उसे, वह बड़ा है मार सकते हो। अब उस चीज को समझने से पहले कि असेट डेबिट क्यों होता है, एक्सपेंस डेबिट क्यों होता है, उससे समझने से पहले ये समझते इकोनॉमी एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अगर मैं थोड़ा एक दो दिन पहले तुम लोग को लेके जाऊँ, ज्यादा पहले नहीं लेके जा रहा हूँ, हिस्ट्री में नहीं लेके जा रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त पे, मैं बस 2 दिन पहले तुम लोग को लेके जा रहा हूँ। 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की गई थी, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंट्स में कौन से कॉन्सेप्ट है। तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट ये भी था जिसे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था, वो कॉन्सेप्ट था इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या नाम था उसका, इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो उसे सिंपल वे में समझने के लिए एक लाइन में समझना है तो बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। अब ये अलग कैसे, देखो, इजिकल टू नॉट इजिकल टू मीन्स बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग है, सेम नहीं है। अब क्यों नहीं है, यहाँ पर देखो रिलेशन क्या है दोनों के बीच में। ओनर, ओनर मीन्स जो पैसा लेके आता है बिजनेस में, जो ओनर है, जो ओनर है, जो बिजनेस में पैसा लेके आता है, जो पैसा लेके आता है हम उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो समझो ओनर ने कैपिटल लेके आया, वो कैपिटल किसको दे रहा है, बिजनेस को दे रहा है। और बिजनेस क्या करता है, बिजनेस ये करता है कि जितना भी उस पे बिजनेस क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है, वो प्रॉफिट किसको मिलता है, प्रॉफिट जाता है ओनर को। तो ये मैंने साइकिल बनाया हूँ कि क्या होता है, ओनर कैपिटल देता है मीन्स पैसा लगाता है बिजनेस पे, बिजनेस को पैसा दे रहा है। अब बिजनेस क्या करती है, वो पैसा जो बिजनेस लेती है वो बिजनेस रन होता है और जो भी प्रॉफिट होता है वो ओनर को दे देती है। तो एक कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस अलग है, बिजनेस मैन अलग है, समझ रहे कुछ? देखते हैं, यहाँ पर देखो, अगर तुम लोग किसी को लोन दे रहे हो बराबर, तो तुम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो कि उससे क्या मिलेगा, या तो भाई तू मुझे इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा, मैं तेरे को लोन दे रहा हूँ तो बराबर। तो एक ओनर भी ये एक्सपेक्ट करता है किससे, बिजनेस से, क्या मैं कैपिटल लगा रहा हूँ तो मुझे दो चीज मिलेगी, एक या तो इंटरेस्ट मिलेगा जो पैसा लगा रहा हूँ, या तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, या फिर दोनों मिलेगा बराबर। यही एक ओनर एक्सपेक्ट करता है बिजनेस से। दोनों अलग अलग, या बिजनेस और बिजनेस में दोनों अलग है। तो इस हिसाब से अगर समझे, इस हिसाब से अगर समझे तो बिजनेसमैन क्या हुआ, बिजनेसमैन क्या हुआ, बिजनेसमैन ने क्या किया, बिजनेसमैन ने क्या किया, बिजनेसमैन ने कैपिटल दिया। और तुम किसी को पैसा देते हो, सामने वाले से तुम पैसा लोगे भी बराबर, तुम्हें उसे पैसा रिटर्न भी करना होगा। तो
बिजनेस के लिए बिजनेसमैन क्या हो गया, बिजनेस को क्या करना है, इसको पैसा रिटर्न करना है, अभी नहीं बाद में, मीन्स पैसा देना बाकी है। तो बिजनेसमैन बिजनेस का क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, बिजनेसमैन बिजनेस का क्रेडिटर हो गया। वैसे ही अगर एक और रिलेशनशिप देखा जाए, अब बिजनेस से इस बिजनेस जो भी पैसा कमाएगा वो किसको मिलेगा, तभी प्रॉफिट बिजनेस कमाएगा वो किसको मिलेगा, बिजनेसमैन को। इस बिजनेसमैन को पैसा आना बाकी है। जैसे बिजनेस को पैसा देना था, वैसे बिजनेसमैन को बिजनेस से पैसा लेना है। तो जिससे पैसा मिलने वाला है वो कौन होता है, डेटर होता है। तो बिजनेसमैन के लिए बिजनेस क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। जा रहा है दिमाग में कि सब फ्लाइंग जेट ऊपर से जा रहे हैं, जेट एयरवेज के एयरप्लेन की तरह जा रहा है ना, भेजे में ही लैंड हो रही है ना सब बातें, समझ रहे हैं ना। नहीं समझे तो अपना ग्रुप है, बिंदास डाउट पूछने का, झिझकने का नहीं। यहाँ पर देखो अपना क्वेश्चन आता है, वाई एक्सपेंस एंड असेट इज डेबिट बैलेंस। तो डेबिट ही क्यों करते हैं, जब मैंने एक्सपेंस किया, जैसे मैंने परचेस किया, परचेस मेरे लिए एक्सपेंस है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेस को डेबिट किया, एक्सपेंस है इसलिए डेबिट किया, पर क्यों, यहां पर देखो क्यों। अपन ने सबसे पहले क्या समझे, डेबिट मतलब थिंग्स विच आर ओन्ड, थिंग्स विच आर ओन्ड, जो हमारी प्रॉपर्टी है। हाँ तो एक्सपेंस हमारी प्रॉपर्टी कैसे, देख भाई तू एक्सपेंस करेगा बराबर, तो जो तू एक्सपेंस किस चीज के लिए करेगा, जो देखो सर्विस मिल रही है उस पे करेगा ना, या फिर जो तू सामान खरीद रहा है उस पे करेगा। तो जब तू सामान खरीदता है या फिर कोई सर्विस खरीदता है, उस चीज पे उतने समय के लिए तेरे पास क्या आ जाता है, हक आ जाता है, एक राइट आ जाता है एक्सपेंस करने पे। समझ तू नवा नवा मुंबई में आया है और मुंबई में आके तू घर ले रहा है भाड़े पे, तो जब तू भाड़ा दे रहा है तो घर पे तेरा राइट हो गया ना, 12 महीने का, तू 12 महीने का ये रेंट दे रहा है। तो एक्सपेंस तेरे को क्या देता है, तेरे को राइट देता है, तेरे को हक देता है क्या करने का, रहने का, जब तू भाड़ा दे रहा है। तो इसलिए एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है। समझ रहा है ना, समझा ना एग्जांपल से कि तू रेंट दे रहा है तो तेरा घर पे राइट हो गया ना। तो वैसे ही जब हम एक्सपेंस करते हैं, अगर मैंने टीवी का रिचार्ज करवाया तो मेरे पास हक क्या आ गया, मेरे पास फैसिलिटी क्या आ गई, क्या मैं अपने मन मर्जी के हिसाब से कोई भी टीवी चैनल देख सकता हूँ। तो यहाँ पर इसलिए एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। अब बोलोगे असेट को क्यों डेबिट करते, असेट को इसीलिए डेबिट करते क्योंकि समझो तुमने सोफा खरीदा, तो सोफा तुम्हारे लिए क्या हो गया, असेट, लंबे टाइम तक चलेगा, है ना, लंबे टाइम तक फायदा देगा बराबर। उस पे तुम्हारा क्या है, हक है सोफे पे, तुम जिसको बैठने चाहे मीन्स जो तुमको बैठने देना उसको बिठाओगे बराबर, जहां पे रखना है वहां पे रखोगे। तो जिस चीज पे तुम्हारा हक है, मीन्स असेट्स पे तुम ये मानते हो ना तुम्हारा हक है, तुमने पैसा लगाया है, तुम्हारा हक है, तुम्हें जैसे यूटिलाइज करना है तुम वैसा कर सकते हो। तो समझ रहे हो ना, एक्सपेंस को डेबिट क्यों किया, क्योंकि उससे हमें क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, सर्विसेज मिलने वाली है, राइट मिलने वाला है, एक टाइप का रेंट भरे थे, केबल रिचार्ज करवाया, एक्सपेंस है, तो इससे हमें क्या मिला, सर्विस मिली और राइट मिला बाय पेइंग फॉर इट, इसके लिए जब हमने पे किया तो हमें क्या मिला, राइट मिला। तो वैसे ही एक और एग्जांपल मैंने इस नोट्स में इंक्लूड किया है, जब हम वेजेस देते मीन्स पगार देते सामने वाले को, हमारा हक बन जाता है इस चीज पे, उससे काम करवा के लेने पे, उसके टाइम पे हमारा हक बन जाता है कि तू इतना देर हमारे लिए काम करेगा बराबर। तो हमारा डेबिट का मतलब ये होता है कि जो चीज हमारी है, जिस पे हमारा हक है,
जब हम किसी चीज के लिए पैसा भर रहे हैं तो सामने वाली चीज पर हमारा हक आ जाता है। समझ गया होगा, मैं आगे और एक्सप्लेन नहीं करने वाला, समझा। इसीलिए एक्सपेंस और असेट क्या होता है, डेबिट होता है। समझ गया, गई बात खोपड़ी में, गई ना। हाँ, अब सेकेंड चीज क्या लिखा है, वाई इनकम एंड लायबिलिटीज क्रेडिट। समझा कि डेबिट क्यों होता है, क्या, असेट और एक्सपेंस। अब ये समझते हैं कि इनकम और लायबिलिटी क्रेडिट क्यों होता है, वाई दिमाग में आना चाहिए, वाई। 12वीं में आ गए हो, 11वीं में नहीं हो, अभी छोटे नादान बच्चे नहीं हो, बड़े हो चुके हो, तो दिमाग में आना चाहिए वाई। तो क्यों इनकम क्रेडिट ही क्यों होती है, उससे पहले वापिस से समझाओ क्रेडिट का मतलब क्या समझा था हमने। क्रेडिट का मतलब था कि जो चीज उधारी पे है या हमारे लिए कर्ज है, लोन का मतलब कर्ज होता है ना, लायबिलिटी है। तो सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी का मतलब कर्ज होता है, वो तो सीधा सीधा क्रेडिट के डेफिनेशन में आ ही गया, क्रेडिट के मीनिंग में ही आ गया उसका मतलब, जो चीज कर्ज है। तो लायबिलिटी समझो, मुझे किसी को पैसा देना है बाकी है, तो वो क्या है, कर्ज है, मैंने कर्ज लिया था सामने वाले से, बैंक से मैं लोन ले रहा हूँ तो कर्ज है, तो उसको क्रेडिट ही करूंगा ना, क्योंकि क्रेडिट का मतलब ही होता है द थिंग्स विच आर लोन्ड। तो बैंक लोन मेरे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी, इसलिए उसको मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट। समझा। अब इनकम क्यों होता है, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना, वो एक्सपेंस है इनकम वाला ही है। असेट और लायबिलिटी को समझने के लिए टाइम नहीं जाता। तो इनकम ये अपना क्रेडिट क्यों होता है, सिंस इनकम इज लायबिलिटी फॉर बिजनेस। हाउ, कैसे है ये, कैसे इनकम लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। हाँ, इनकम लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। अब ये कैसे, देखो, बिकॉज ओनर क्या करता है, अपना जमा पूंजी है वो बिजनेस को देता है, ले भाई तू अलग पर्सन है, मैं अलग हूँ, बराबर, तो ये ले तू पैसा ले, तू तेरे को जो करना है तू कर, अपने हिसाब से चला, और जितना भी प्रॉफिट होगा, जितनी भी इनकम होगी, तू क्या करेगा, मुझे देगा, तू क्या करेगा, मुझे देगा। मीन्स तेरे को प्रॉफिट 5,000 का हुआ, तू किसको देगा, मेरे को देगा, किसको देगा, मेरे को देगा। और अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, मीन्स किसके हिसाब से बनता है, बिजनेस किसका, मीन्स बिजनेस का ही ना, बिजनेस है ना वो, तो अपने हिसाब से बनेगा ना बिजनेस, तो क्या बिजनेसमैन के हिसाब से बनेगा, नहीं, बिजनेस के हिसाब से बनेगा। तो समझो, अगर इंक्रीज हो रहा है मीन्स इनकम आ रही है कहीं से, समझो मैंने, बिजनेस ने किसी को लोन दे के रखा था, और उस लोन पे इंटरेस्ट मिला किसको, बिजनेस को। यहाँ पर क्या हुआ, इनकम हुई, इनकम होगा तो क्या होगा, तो अच्छा सवाल पूछा यार आपने। इनकम होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, सीधी सीधी बात है, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट किसको मिलेगा, अरे प्रॉफिट किसको मिलेगा, ओनर को मिलेगा। तो जो चीज ओनर को देना है, मीन्स एक टाइप की लायबिलिटी आ गई, किस पे, बिजनेस पे, जितना भी कमाएगा किसको देगा, ओनर को देगा, क्यों, पैसा उसका लगाना रे, इसलिए। तो एक टाइप की लायबिलिटी आ गई, एक टाइप का कर्ज आ गया बिजनेस पे। क्या कर्ज आ गया कि जितना भी कमाऊंगा ओनर को दूंगा, बराबर। इसलिए अपने क्या बोला, इनकम एक लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। तो वो कैसे है, अपने बता दिया। क्या करता है ओनर, क्या करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, जितनी भी इनकम होती है बिजनेस क्या करता है, ओनर को देता है। समझ गया होगा अब तक का फंडा, वापिस देख लेते। अपने क्या बोला, एक्सपेंस और असेट डेबिट क्यों होता है, क्योंकि जब हम एक्सपेंस करते हैं हमें सर्विस मिलती है, और उस पर हमारा राइट आ जाता है उस सर्विस पे, जब हम उसके लिए पे करते हैं, तो डेबिट के मीनिंग में वो कवर हो जाता है, इसलिए हम उसको डेबिट करते हैं। असेट को क्यों करते हैं, असेट पे तो हमारा हक है ही पहले से, तो उसके लिए मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो डेबिट ही होगा। और रही बात इनकम और लायबिलिटी की, लायबिलिटी भी सीधा सीधा समझ में आता है, द थिंग्स विच आर लोन, जो कर्ज पे, जो उधारी पे, तो लायबिलिटी वही होता है, बैंक लोन लिया, ओनर ने पैसा लाया, तो ओनर ने जब पैसा लाया वो भी एक टाइप की लायबिलिटी हुई, किसके लिए, बिजनेस के लिए,
बराबर ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन सोचते हैं। तो जब बिजनेसमैन ने कैपिटल लेके आया, कैपिटल दिया, तो एक टाइप का वो कर्ज हो गया, क्योंकि दोनों अलग अलग सेम नहीं है, समझ रहे हो ना। तो वो भी एक टाइप का लायबिलिटी हो गया। तो समझ में आ रहा है, हाँ लायबिलिटी मीन्स क्रेडिट, तो वो क्रेडिट होगा। और इनकम अपन ने देखा क्यों होगा, कि बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी है, जितना भी कमा होगा बिजनेस को देना है, जितना भी कमा होगा बिजनेस को देना है, इसीलिए वो क्या हुआ, बिजनेसमैन को देना है, सॉरी गलती से निकल गया, बिजनेसमैन को देना है, जितना भी कमाना है बिजनेसमैन को देना है। तो यहाँ तक समझ गया होगा, समझा ना। नोट्स बनाए, कोई टेंशन लेने की, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। अपन एंट्री देखते हैं कि जनरल एंट्री भी पास कैसे होती है। अपने स्टार्टिंग में पढ़ा ना, सबसे स्टार्टिंग में जनरल एंट्री के बारे में हम क्या करते हैं, पहले एनालाइज करते हैं, ट्रांजेक्शन को समझते हैं, और उसी के हिसाब से अकाउंटिंग अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करते हैं, अकाउंट्स की जो ट्रांजेक्शन है उसे रिकॉर्ड करते हैं। अब हम गोल्डन रूल तो अप्लाई नहीं करने वाले, हम अप्लाई करने वाले मॉडर्न रूल। तो अब जितने अभी इतने देर से जो मैं असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, डेबिट होता है, ये होता है, वो होता है, वो बता रहा था, इसीलिए बता रहा था ये रूल के लिए, और इसे समझना जरूरी भी है। तो अभी तक इतना समझ गया होगा, क्या समझ गया होगा, डेबिट बैलेंस है, जो डेबिट बैलेंस है कौन से होते हैं, असेट और एक्सपेंस डेबिट बैलेंस होते हैं, और लायबिलिटी और इनकम क्रेडिट बैलेंस होते हैं। मॉडर्न रूल क्या बोलता है, अगर समझो बैलेंस बढ़ा तो इस इंक्रीज हुआ, बैलेंस बढ़ा तो रिपीट, बैलेंस कम हुआ तो डिक्रीज, बैलेंस कम हुआ तो डिक्रीज। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि जब हम बहुत छोटे थे, जब हम मोगली थे, जब हम FYJC में थे, जब हम नन्हे मुन्ने से बच्चे थे, तब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डबल एंट्री सिस्टम। हर एक चीज के दो इफेक्ट होते हैं। तो जब एक इफेक्ट मीन्स अगर एक चीज को कम करना है तो उसका उल्टा इफेक्ट करोगे, तो अपने आप क्या आ जाएगा, फंडा क्लियर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर देखो, मुझे सेट को क्या करना है, सेट है मेरा फर्नीचर है, फर्नीचर मैंने खरीदा 500 रुपए में, 500 रुपए में फर्नीचर खरीदा। अब मैंने क्या किया, फर्नीचर को बेच दिया। अभी यहाँ पर क्या हुआ, असेट कम हुआ, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, एसेट होता कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, अभी अभी पढ़ा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। जब असेट कम हुआ, तब असेट कम हुआ, इसका अपन क्या कर देते, अपोजिट की रिवर्स एंट्री पास करते उसे कम करने के लिए। जब उसकी रिवर्स एंट्री पास होगी, असेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू फर्नीचर। और जब फर्नीचर बेचोगे तुम्हें एक चीज मिलेगी, क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। कैश जब मिला, कैश क्या होता है, असेट ही होता है, अपना राइट है, अपन कहाँ पर भी खर्च कर सकते हैं, इसलिए वो एक टाइप का असेट है। जब असेट बढ़ा तो क्या करते हैं, जब मीन्स इंक्रीज होता है कोई भी बैलेंस इंक्रीज होता है तो उसे रिपीट करते हैं। मीन्स कैश बढ़ा, रिपीट करो ना, कौन सा बैलेंस है, डेबिट है ना, डेबिट करो, एंट्री क्या बन गई, कैश टू फर्नीचर। समझा। अगर कोई बैलेंस रिपीट हो रहा है तो मीन्स कोई बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो रिपीट, और कोई बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो अपोजिट, इंक्रीज तो रिपीट, डिक्रीज तो अपोजिट। समझा, समझा कि वापस रिपीट करूं, जो देख लेते वापस। अगर बैलेंस इंक्रीज हुआ तो रिपीट और डिक्रीज हुआ तो अपोजिट। ये डबल एंट्री कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वो हम अच्छे से डिस्कस करें, पर अभी के लिए इतना समझ लो, अपने कॉन्सेप्चुअली जा रहे हैं। ये आपको कहीं पे नॉलेज नहीं मिलेगी इतनी जितनी हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से अभी मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, और अभी समझाना बनता भी नहीं, अभी तुम लोग को इतना समझ में आएगा भी नहीं। तो अभी के लिए इतना समझ लो, अगर बैलेंस इंक्रीज हो रहा है मीन्स असेट्स बढ़ रहा है, समझो बैलेंस डेबिट बैलेंस है, मीन्स असेट बढ़ा, क्या करना है, रिपीट करना है, उसको डेबिट ही करो। इस फर्नीचर बढ़ रहा है, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर को डेबिट करो। और समझो फर्नीचर बेचा, कम हुआ, तो क्या करना है, उसका अपोजिट मीन्स क्रेडिट।
डेबिट बैलेंस था फर्नीचर, कम हुआ तो क्रेडिट कर दो फर्नीचर। समझा? अभी हम थोड़ी बहुत एंट्री देखते फिर वाइंड अप करते इसको। हाँ बेटी ये सबसे अपन को मतलब नहीं, अपन को एंट्री से मतलब है। An amount of 36,000 was paid as advance and for 3 months। अब क्या लिखा है यहाँ पर? पहले ट्रांजेक्शन को समझो, उसको एनालाइज करो। क्या लिखा है? जो एक अमाउंट है 36,000 का, अपन ने क्या किया, एडवांस में पे कर दिया। मीन्स जो एडवांस रेंट हमने पे कर दिया 3 महीने के लिए 36,000 का। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी? समझो अगर मैं यहाँ पे एडवांस नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर एडवांस नहीं लिखता हूँ, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा तुम लोग के लिए। तो अभी के लिए यही समझो कि मैंने 3 महीने का रेंट पे किया, तो यहाँ पर एंट्री क्या आएगी? तो एंट्री ये आएगी। सोचो यहाँ पे पहले एनालाइज करो, मैंने रेंट पे किया तो दो चीज क्या हुई होगी? रेंट एक्सपेंस था, बराबर, राइट था, है ना? तो क्या होगा, ये डेबिट होगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट। समझे इतना? एक चीज मिली, ये क्या होगी? डेबिट। दूसरी चीज क्या हो रहा है? चल राइट आया तो एक चीज जा भी तो रही ना तेरे पास से, फ्री में रहेगा है ना? पैसा देगा ना? तो जब तू पैसा देगा तो जो तेरा असेट था ना, कैश, कैश जो तेरा असेट था जो तेरे पास से जा रहा है, वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो अपने क्या पढ़ा? अगर बैलेंस क्या पढ़ा? तब बैलेंस क्या होगा? कम होगा। बैलेंस कम होगा तो अपन क्या करेंगे? अपोजिट, मीन्स डेबिट बैलेंस होता है तो अपन को क्रेडिट कर देंगे। समझा? और भी एंट्रीज देखते, चलो चलो समझेगा समझेगा। एंड को डेबिट क्यों किया? मेरा असेट था वो, कैसे असेट था? मीन्स उस पर मेरा राइट आ गया जब मैंने रेंट पे किया, तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे इसलिए। और दूसरी चीज, मेरे पास से कैश गया, कैश जाने से मेरा असेट कम हो गया, तो रेंट टू कैश। कैश डेबिट बैलेंस होता है, असेट होता है, असेट कम हुआ, उसका अपोजिट डेबिट का क्रेडिट। समझा? तो रेंट टू कैश। वो जो एंट्री में समझा रहा हूँ खाली वही वही देखो, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये समझ में नहीं आने वाली। परचेस्ड ऑफिस सप्लाईज कॉस्टिंग 17,600 ऑन अकाउंट, मीन्स 17,600 का मैंने ऑफिस में सामान जो यूज होने वाला है उसको खरीदा, बराबर। तो समझो स्टेशनरी खरीदा, स्टेशनरी मीन्स पेन पेंसिल पेपर ये सब खरीदा। तो जो पेन पेंसिल ये सब है मेरा खर्चा था, है ना? तो जब मैंने खर्चा किया, जब मैंने खर्चा किया तो उस पेन पेंसिल और पेपर पे मेरा राइट आ गया। तो जब राइट आ गया तो डेबिट के डेफिनेशन में आ गया। स्टेशनरी अकाउंट क्या हो जाना चाहिए? डेबिट हो जाना चाहिए। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। समझा? क्रेडिट क्या होना चाहिए? स्टेशनरी क्या फ्री में मिलेगी? अगर कोई बैठा रिश्तेदार बैठा है नहीं ना, ऐसा लेगा ना? जो तुम्हारा असेट था ना कैश, कम हो गया। असेट कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। कम हुआ तो अपोजिट, मीन्स डेबिट का क्रेडिट, तो टू कैश। समझा? समझ रहा है? समझो अभी मुझे इनकम हो रही है, इनकम की एंट्री दिया है, यहाँ पर दिया है रिसीव 15,300 फ्रॉम कस्टमर फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड ऑन जनवरी 18। मीन्स हमने क्या किया था? सर्विस दिया था, और उस सर्विस देने के बाद हमें क्या मिला? 15,300 रुपया कस्टमर से मिला। तो अगर मुझे कस्टमर से पैसा मिल रहा है, मैं एंट्री क्या पास करूंगा? यहाँ पर लॉजिक काम आएगा, लॉजिक। मुझे क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। समझो ट्रांजेक्शन को पहले समझो, पैसा मिल रहा है तो मेरा क्या बढ़ेगा? असेट बढ़ेगा। तो कोई भी चीज अगर इंक्रीज हो रही है क्या करते हैं? रिपीट। तो असेट होता है डेबिट बैलेंस, तो बढ़ रहा है तो उसे रिपीट करो, तो डेबिट बैलेंस ही होगा, तो मीन्स डेबिट ही होगा वो। कैश अकाउंट डेबिट टू। दूसरी चीज क्या हुई है? कैश मिला, बराबर। मुझे दे कौन रहा है? सामने वाला दे रहा है,
सामने वाला मुझे कस्टमर दे रहा है, टू कस्टमर। अब कस्टमर मैंने क्रेडिट क्यों किया, ये भी समझना इंपॉर्टेंट चीज है। क्रेडिट द गिवर इसलिए नहीं, इसलिए मैंने क्रेडिट नहीं किया वो। गोल्डन रूल पीछे छोड़ दो, अभी हम बड़े हो गए, हमें मॉडर्न रूल समझना चाहिए। मैंने क्रेडिट क्यों किया, अब अच्छे से समझेगा। यहाँ पर देखो, मुझे 23 को क्या हुआ, 23 जनवरी को क्या हुआ, 15,300 रुपये कस्टमर से मिले। इस चीज के लिए मिले जो मैंने क्या किया था, सर्विस प्रोवाइड किया था। कब, 18 जनवरी को। मीन्स मैंने सर्विस 18 जनवरी को ही दे दी थी, सर्विस मैंने 18 जनवरी को ही दे दी थी, पर मुझे पैसा मिलना अभी भी बाकी था। जब मैंने सर्विस दिया तो मैंने एंट्री क्या पास किया होगा, मैंने एंट्री ये पास किया होगा कि कस्टमर अकाउंट को डेबिट किया होगा, क्योंकि मुझे पैसा मिलना अभी भी बाकी था। मैंने क्या किया था, कस्टमर को डेबिट किया था, क्योंकि असेट है, मुझे फायदा मिलने वाला है, उससे पैसा मिलने वाला है, तो इसलिए वो डेबिट हुआ। बराबर। मैंने क्या किया, सर्विस दी, तो सर्विस देने से मुझे क्या मिलती, इनकम। और इनकम क्या होता है, लायबिलिटी, इसलिए उसको क्या करते, क्रेडिट। तो टू सर्विस अकाउंट अपन ने एंट्री किया था पहले, मिस 18 जनवरी को। अब क्या हो रहा है, हमें पैसा मिल रहा है, उसी सर्विस जो हमने दी थी उसी सर्विस पे हमें क्या मिल रहा है, पैसा। बराबर। तो यहाँ पे जब कस्टमर को मैंने डेबिट किया, क्या सोच के डेबिट किया, क्या पैसा मिलने वाला है। अब इस जनवरी को क्या हो रहा है, पैसा मिल गया ना, अभी भी मिलना बाकी है। यहाँ पे डेबिट किया तो क्या दिख रहा था, पैसा मिलने वाला है, पर अब मिल गया ना। इसको अगर डेबिट, इसको अगर डेबिट में रखूंगा, अभी भी क्या दिखेगा, पैसा मिलने वाला है। मिलने वाला है नहीं ना, मिल चुका ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ना, वरना क्या दिखेगा कि पैसा मिलने वाला है। यहाँ पे जो पैसा मिलने वाला था मेरा क्या था, असेट। असेट रहा अभी नहीं ना, पैसा मिल चुका ना, यही तो लिखा है ना यार, पढ़ो ना यार। रिसीव्ड ना, मिल चुका ना, असेट खत्म ना, मैंने इसलिए क्या कर दिया, क्रेडिट। समझा, असेट कम हो गया, इसलिए असेट मीन्स बैलेंस जब डिक्रीज होता है तो अपोजिट, डेबिट का क्रेडिट। समझ रहा है कुछ, समझ रहा है क्या। जब सम सॉल्व करेंगे आगे, जब हम फाइनल अकाउंट में जाएंगे, तो एंट्रीज की बहुत सारी जरूरत आने वाली है, और जब हम आगे और भी बहुत सारे जब चैप्टर्स करेंगे उसमें भी एंट्रीज आएगी, तो एंट्रीज हमें समझना है, रट्टा नहीं मारना है। समझ रहे हो ना। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो अगर मैं गोल्डन रूल फॉलो करता ना, मेरे को कुछ नहीं समझता। यहाँ पे मेरे को ये कस्टमर डेबिट में दिख रहा था, तो मैंने क्या समझा, डेटर है ना। क्यों समझा कि वो डेटर है, अगर मैं गोल्डन रूल के हिसाब से देखूँ तो मैं क्या समझूंगा, डेबिट द रिसीवर, इसने सर्विस रिसीव किया था इसलिए डेबिट किया। ऐसा कुछ नहीं था, वो मेरा डेटर था, उससे पैसा मिल रहा था इसलिए डेबिट किया था। यहाँ पर मेरे को फायदा हो रहा है समझने के लिए मॉडर्न रूल के हिसाब से, क्या, कि उससे पैसा मिलने वाला है इसलिए उसको डेबिट किया। मेरे को यही देखना है किससे कितना पैसा मिलने वाला है। अब पैसा मिल गया था, उसे डेबिट किया था, तो क्या कर दूंगा, क्रेडिट, तो वो कम हो जाएगा अपने आप। समझा। तो अभी के लिए वीडियो बहुत हो गया है ना। अभी मेरे ख्याल से तुम लोग को समझ चुका है, डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हो फ्रीली। ओके बाय।